खैबर पख्तूनख्वा में एक कौमी जरगा था और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब और जुनैद अकबर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका एहतमाम किया था। ये बहुत बड़ा इवेंट था, इसलिए पहली खबर हम वहीं से लेते हैं, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब का रास्ता रोकने के लिए बहुत सारे जतन किए गए थे। DGISPR को पेशावर जाकर धमकाना पड़ गया था और फिर खुलेआम धमकियां दी गई थी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ सोहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब कर लिया गया था और एक भी वहां पे मेंबर जो है वो नहीं खरीदा जा सका। ये तो है सूरत हाल। उसके बाद फिर चूंकि इस वक्त जिस मकसद के लिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब बहुत सारे इख्तियारात ले रहे हैं और तमाम इदारों पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, तमाम दिफाई इदारों पर पॉलिसी मेकिंग पे कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं और एब्सोल्यूट अथॉरिटी और एब्सोल्यूट पावर्स मांग रहे हैं और वो हासिल कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसीलिए ये खैबर पख्तूनख्वा में जो कौमी जरगा हुआ उसका भी इससे ताल्लुक है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जिसके रूह रवां इस वक्त आसिम मुनीर साहब हैं, वो अफगानिस्तान के बारे में भी कुछ फैसले करना चाहते हैं और चूंकि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक लंच किया है और उस लंच का बिल जो है वो बड़ा भारी है और उसका मेन्यू भी बहुत भारी था, इसलिए उसमें एक ये भी था कि CPEC का रास्ता रोका जाए। तो CPEC का रास्ता रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो फिर करना पड़ेगा। तो बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में जो कौमी जरगा आज मुनक़िद हुआ कल, उसमें सबसे पहली बात यह है कि तमाम सियासी जमातों ने उसमें बिला शिरकत गैरे जो है वो उसमें शिरकत की और बिला इम्तियाज, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मोहसिन दावर साहब की जमात और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जमात इस्लामी और आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, सब के सब जितने भी रहनुमा थे उसमें शरीक हुए और मरकजी रहनुमा शरीक हुए। आफ्ताब शेरपाव साहब आए, सिराजुल हक साहब आए और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आए और वजीर आला मौजूद थे, स्पीकर मौजूद थे। इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, उसमें सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। तो खासतौर पर चूंकि अफगानिस्तान को दोबारा से पाक अफगान सरहद को एक मैदान जंग बनाने का इरादा था और एक फौजी ऑपरेशन शुरू करने का इरादा था जिसके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा था, और लेकिन DGISPR जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो बज़िद हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं, और लेकिन कोलैटरल डैमेज जो हो रहा है और एक नई बैरूनी दबाव पे, एक बैरूनी एजेंडे पे जो एक नई जंग शुरू करने का इरादा है, उसके लिए ये बहुत बड़ी रुकावट है। एक तरफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी तमाम तर इख्तियारात अपने हाथ में ले रहे हैं, तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में होने वाला ये कौमी जरगा जो है, इसने एक जो एलामिया जारी किया है वो काफी अहम है और उसमें बड़ी रुकावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि तमाम सियासी जमातों ने फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की है, तमाम सियासी जमातों ने इस कौमी जरगे में, और जो बातें तजवीज़ की गई हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगे ने तजवीज़ किया है कि सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करे, यानी फैसला खैबर पख्तूनख्वा करेगी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करेगी और असम्बली करेगी, और इसके साथ साथ पाक अफगान बॉर्डर के तमाम तारीखी तिजारती रास्तों को हर किस्म की तिजारत के लिए फिल फौर खोला जाए और पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में विफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे और सिफारतकारी को तरजीह दे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का कौमी जरगा बनाया जाए। अमन जरगा यह तजवीज़ करता है कि विफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव को कम किया जाए, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आईनी मुद्दत के मुताबिक बनाया जाए। उसके साथ ही साथ जो NFC अवार्ड में हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा का, वो भी कहा गया है कि फिल फौर उसे अदा किया जाए और बाकी सूबाई हुकूमत को मजबूत किया जाए, सूबाई इदारों को मजबूत किया जाए। यह सब कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है वो आया है और विफाक के जिम्मे सूबे के आईनी माली हकूक हैं वो भी अदा किए जाएं फिल फौर। तो यह सूरत हाल जो है काफी अलार्मिंग है और काफी तकलीफ होगी जनाबे रावलपिंडी के लिए भी और जनाबे इस्लामाबाद के लिए भी, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तब्दीली को महसूस किया जा रहा था कि जनाब ये तो नौजवान है और इसको क्या पता, बहुत ज्यादा तज़हीक और तमस्खुर भी उड़ाया गया और आज तक अभी तक
इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है साइबर एजेंसी में, साइबर क्राइम एजेंसी में। तो बहरहाल क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया गया जनाब उन्होंने कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाया। अब आते हैं जरा कौमी असम्बली में। आज कौमी असम्बली में पहला सियासी जनाजा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निकला और जरदारी साहब जनाब बिलावल भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने तख्लीक की, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया और जमहूरियत जमहूरियत और जमहूरियत, और जमहूरियत के लिए जुल्फकार अली भुट्टो साहब फांसी पर चढ़े। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत हासिल की, दहशतगर्दी का शिकार हुई। मुर्तजा भुट्टो कत्ल हुए, शाहनवाज भुट्टो कत्ल हुए, पुरस्कार तौर पर उनकी हलाकत हुई। तो एक तवील दास्तान है भुट्टो खानदान की। लेकिन भुट्टो खानदान को जरदारी साहब जब से आए हैं तो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान की पीपल्स पार्टी से बिल्कुल मुख्तलिफ, और 1973 का दस्तूर बनाया। कल 1973 का दस्तूर कत्ल कर दिया गया। कल सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलम मैंने पढ़ा, तहरीर पढ़ी, वो थी जाहिद साहब की। डॉन में आर्टिकल छपा और उन्होंने कहा कि 27वीं गैर आईनी तरमीम के बाद आईने पाकिस्तान कत्ल हो गया है और अब उसका वजूद बाकी नहीं रहा। तो यही सब जो जितने भी जी शऊर हैं, जितने भी समझते हैं मामलात को, वो सब यही कह रहे हैं कि 1973 के दस्तूर की कल तदफीन हुई है। और किसने की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त थी और बिलावल भुट्टो साहब जो कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के नवासे और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के बेटे थे, उन्होंने कल बड़े जोर शोर से तकरीरें भी की और इस आइन को कत्ल करने में और 27वीं गैर आइनी तरमीम के वो फयूज व बरक़ात बयान किए कि आप सोच नहीं सकते। तो उन्होंने बिलावल भुट्टो ने अपने नाम के साथ भुट्टो तो लगा लिया, लेकिन भुट्टो की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, जुल्फकार अली भुट्टो की, वो फिलॉसफी को कल उन्होंने अपने हाथों से दफन किया और कल से वो बिलावल जरदारी नजर आए, अमलन बिलावल जरदारी। और पीछे और इसमें इम्यूनिटी कितने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने में सौदा किया? जुल्फकार अली भुट्टो साहब की फांसी का और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का कितने में लाइफ टाइम इम्यूनिटी मांगी गई कि मुझे सारी उम्र के लिए ताहयात ता वफात ता दमे कब्र जो है वो मुझे इम्यूनिटी दी जाए, मुझे इस्तिस्ना दिया जाए। लिहाजा उन्हें इस्तिस्ना मिल गया। और अब मुस्लिम लीग नवाज वाले कहते हैं कि जनाब ये तो हमने हमारी तरमीमी मुसवदे में तो नहीं था, ये तो फिर बाद में पीपल्स पार्टी ने, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा कि ये इम्यूनिटी दें, तो फिर हम मजबूर थे इसलिए हमने मजबूरी में ये इम्यूनिटी दे दी। मतलब है कि डील हुई है, सौदेबाजी हुई है। और जो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ खानदान की तरफ आते हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने 1980 से जनरल जलानी की गोद में अपनी पॉलिटिक्स शुरू की। जनरल ज़ियाउल हक साहब उनके रूहानी सियासी बाप थे और उसमें जो पूरी की पूरी 1980 से लेकर 2022 तक वो इसी असूल पर कायम रहे कि जनाब हम सरदारी खानदान से, भुट्टो खानदान से लूटो हुआ माल निकालेंगे, गिरेबान फाड़ेंगे, घसीटेंगे, क्या कुछ नहीं कहा गया। तो कल जनाब एक ही सफ में खड़े थे ये दोनों खानदान और एक दूसरे को बचा रहे थे, एक दूसरे को जो है वो इज्जत और तकरीम और एक दूसरे के गुनाहों पे पर्दापोशी कर रहे थे। तो वही शरीफ खानदान, वही नवाज शरीफ, वही शहबाज शरीफ हाथ बांधे खड़े थे, शर्मिंदा शर्मिंदा, नादम नादम, अंदर ही अंदर कि हम क्या कुछ करते रहे। और कल उन्होंने भी आईने पाकिस्तान जो 8वीं तरमीम बड़े शौक से जो है वो बदली थी, कल नवाज शरीफ साहब भी इस आइन के कत्ल की तकरीब में लाहौर से चले और उन्होंने भी वोट दिया और उनके आने पे बड़े ही दिलचस्प नारे लगे। वो बहुत जरूरी हैं आपको सुनवाने, क्योंकि ये सब कुछ इमरान खान के डर से किया जा रहा है। इमरान खान से जो खौफ है इनको, उसकी वजह से किया जा रहा है कि इमरान खान आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के इनके सियासी जनाजे निकाल दिए हैं, सब के सब। जो जिसकी उम्र 60 साल थी 1965 के बाद 1969 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी 1969 में, और उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है।
और 60 साल से बल्कि 50 साल से ज्यादा उनकी उम्र है। और 50 साल पीपल्स पार्टी को उसकी सियासत का जनाजा निकाला इमरान खान ने जेल में बैठ के, और नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाला जेल में बैठ के, और कोई भी पार्टी नहीं जीत सकी। और फिर कल फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर मैदान में उतरे थे, कल हमने देखा कि वो बूट को इज्जत दो का नारा लगा के और बूट पॉलिश कर रहे हैं। बनफ से नफीस लाहौर से चले जाती उमरा से, और उन्होंने ये वोट दिया। नंबर 804 नंबर 804 नंबर 804 जिससे हुआ नवाज बीमार, नंबर 804 जिससे हुआ नवाज बीमार, नंबर 804 जिससे हुआ शहबाज बीमार, नंबर 804 ना वो बाका ना बीमार, नंबर 804 तेरा यार मेरा यार, नंबर 804 जिससे हुआ नवाज बीमार, नंबर 804 जिससे हुआ नवाज बीमार, नंबर 804 जिससे हुआ नवाज बीमार, कैदी नंबर 804, ना वो भागा ना वो बीमार, कैदी नंबर 804, ये नारे लगे। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये नारे सुने, क्योंकि कल स्पीकर डाइस का घेराव किया गया और 27वीं गैरानी तरमीम का मसौदा फाड़ कर फेंका गया, और मुतहदा अपोजिशन जमातों ने मिलकर एहतजाज किया। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और दीगर जमातों ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने भी इसको अपोज किया, लेकिन उन्होंने इसकी मुखालफत में वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों ने, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अम्ब्रेला में सब मुत्तहिद हैं, उन्होंने इस सारी तरामीम को अपोज किया। तो कल ये सारा खेल तमाशा होता रहा, और उसके बाद जनाब याहिया खान आफरीदी साहब को कैसे खरीदा गया, और क्योंकि उनके ज़मीर को जगाने के लिए खतूत लिखे जा रहे थे, और ऑनरेबल जजेस खतूत लिख रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा, 150 से ज्यादा पाकिस्तान के सीनियर कानूनदानों ने उनको खत लिखा। इसके साथ साथ रिटायर्ड ऑनरेबल जजेस ने खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट और वकला तंजीमों के ओहदेदारान और लीडर्स रहनुमाओं ने उनको खत लिखा याहिया अफरीदी साहब को। जस्टिस अतर नल्ला साहब ने खत लिखा याहिया अफरीदी साहब के जमीर को झंझोड़ने के लिए, लेकिन उनका जमीर बदस्तूर सोया रहा, और कल फिर उनके जमीर को एक गोली दे दी गई, और वो गोली थी कि जनाब आपका नाम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेगा, आपका नाम तब्दील नहीं किया जाएगा, आपके ओहदे का नाम, इसलिए आप खातिर जमा रखिए और आप भी इस एजेंडे को परवान चढ़ाइए, जो आइन के कत्ल की जो रसूमात हैं उसको आगे लेकर बढ़ें।